हम सब हर दिन कितने सारे मुफ्त ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये सब एक ऐसे रहस्य पर बने हैं जिसकी कीमत अरबों डॉलर है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर जब कोई पैसे दे ही नहीं रहा है तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2014 में उस साल एक ऐसी डील हुई जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए ये चौंकाने वाली कीमत चुकाई थी, 21.8 बिलियन डॉलर। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है जो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली है। ये कीमत एक ऐसे ऐप के लिए थी जो पूरी तरह से मुफ्त था, और तो और लाखों डॉलर के नुकसान में चल रहा था। तो फिर कोई इतनी बड़ी रकम क्यों लगाएगा? यही वो सवाल था जिसने उस वक्त सबको हैरान कर दिया था। व्हाट्सएप का मामला सच में हैरान करने वाला है। देखिए, 2014 में जिस साल उसे खरीदा गया, व्हाट्सएप ने 138 मिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया था। इसे ऐसे समझिए, ये कंपनी हर दिन लगभग 3,78,000 गंवा रही थी, और फिर भी इसकी कीमत अरबों में लगाई गई। और अब इस स्लाइड में जो बात है वही तो असली जादू है। देखिए, ऐप तब भी फ्री था और आज भी फ्री है। कुछ नहीं बदला सिवाय एक चीज के, उसकी कमाई। 138 मिलियन डॉलर के घाटे से 2.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रेवेन्यू तक का सफर, और वो भी 2 अरब से ज्यादा यूजर्स के साथ। तो आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है? व्हाट्सएप की कहानी तो बस एक झलक थी। अब जरा इस एक कहानी से बाहर निकलकर पूरी, मैं कहूंगा, विशाल मोबाइल ऐप अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.2 ट्रिलियन घंटे। ये वो समय है जो हम सब मिलकर हर साल मोबाइल ऐप्स पर बिताते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर इसे सालों में बदलें तो ये लगभग 479 मिलियन साल बनते हैं। मतलब इसमें पूरी मानव सभ्यता का इतिहास 2000 बार जिया जा सकता है। और ये आंकड़ा तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। 935 बिलियन डॉलर के इस विशाल बाजार में लगभग सारा का सारा रेवेन्यू, मतलब 98% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मुफ्त ऐप से आता है। जिन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उनका योगदान तो बस 2% है। ये इस बिजनेस मॉडल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो सवाल ये है कि इस विशाल मुफ्त अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पावर कहाँ से मिलती है? इसका जवाब है कुल 7 अलग अलग रेवेन्यू इंजन जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं। चलिए अब एक एक करके इन पर बात करते हैं। ये हैं वो 7 इंजन जो पर्दे के पीछे काम करते हैं: एडवर्टाइजिंग, प्रीमियम कन्वर्जन, सब्सक्रिप्शन, इन ऐप परचेज, बिजनेस एपीआई, डेटा मोनेटाइजेशन और ट्रांजैक्शन फीस। आइए अब हर एक के राज को समझते हैं। पहला इंजन, और शायद सबसे जाना पहचाना, एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर ऐप की सारी सुविधाएं एकदम मुफ्त होती हैं, बस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए हमें विज्ञापन देखने पड़ते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब इसी मॉडल पर चलते हैं। दुनिया भर के ब्रांड्स अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए पैसा खर्च करते हैं और ये ऐप्स उन्हें वो प्लेटफॉर्म देते हैं। दूसरे इंजन को समझने के लिए स्पॉटिफाई का ये डेटा देखिए। यहाँ प्रीमियम कन्वर्जन का खेल चलता है, जिसे फ्रीमियम मॉडल भी कहते हैं। स्पॉटिफाई के ज्यादातर यूजर्स मुफ्त में विज्ञापन के साथ गाने सुनते हैं, लेकिन रेवेन्यू का 88% से ज्यादा हिस्सा उन प्रीमियम यूजर्स से आता है जो बिना विज्ञापन के गाने सुनने के लिए पैसे देते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनियों के लिए मुफ्त यूजर्स को पेइंग कस्टमर में बदलना कितना जरूरी है। तीसरा इंजन है सब्सक्रिप्शन, जो नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम जैसे ऐप्स के लिए सबसे भरोसेमंद कमाई का जरिया है। रिसर्च बताती है कि एक बार ऑटो पे चालू होने के बाद ज्यादातर लोग उसे कैंसिल ही नहीं करते। लगभग 50% यूजर्स तो उन सर्विसेज के लिए भी पैसे देते रहते हैं जिनकी उन्हें अब जरूरत भी नहीं होती। और यही बात कंपनियों के लिए एक पक्की और भरोसेमंद कमाई का जरिया बन जाती है। और अब आता है चौथा इंजन, जिसने मोबाइल गेमिंग की दुनिया ही बदल दी, इन ऐप परचेज। इन गेम्स में न तो विज्ञापन होते हैं और न ही कोई सब्सक्रिप्शन। ये कमाते हैं खिलाड़ियों की कंपटीशन और कुछ अलग दिखने की चाहत से। गेम खेलना तो मुफ्त है, लेकिन अगर किसी को अपनी गन की स्किन बदलनी है या भीड़ से अलग दिखना है तो वे असली पैसे से गेम की वर्चुअल चीजें खरीदते हैं। और बस इसी वजह से फोर्टनाइट और कैंडी क्रश जैसे गेम हर साल अरबों डॉलर कमाते हैं। ये जो कोट है ना, ये हमें उन मॉडलों की तरफ ले जाता है जो उतने साफ साफ दिखाई नहीं देते। ये बताता है कि जब सर्विस मुफ्त होती है तो कंपनी का असली प्रोडक्ट असल में हम और हमारा डेटा होता है। पांचवां इंजन है बिजनेस एपीआई। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन ये वेटर वाली एनालॉजी इसे बहुत आसान बना देती है। जैसे एक वेटर आपके ऑर्डर को किचन तक और फिर तैयार खाने को आप तक पहुंचाता है, वैसे ही एपीआई 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से बात करने में मदद करता है।
व्हाट्सएप अपनी बिजनेस एपीआई के जरिए कंपनियों को ऑटोमेटिक मैसेजेस भेजने की सुविधा देता है और इसके बदले में उनसे चार्ज करता है, जिससे वो सालाना $382 मिलियन से ज्यादा कमाता है। छठा इंजन है डेटा मोनेटाइजेशन और इसका बादशाह है गूगल। गूगल हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम कहाँ जाते हैं, क्या सर्च करते हैं, फिर वो इस डेटा का इस्तेमाल ये समझने के लिए करता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर उन कंपनियों को हमारे सामने लाता है जो वही चीज़ बेच रही हैं। देखा जाए तो हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया, लेकिन असल में हमारी जानकारी और हमारा ध्यान ही वो प्रोडक्ट है जिसे बाजार में बेचा जा रहा है। और आखिर में 7वां इंजन, ट्रांजैक्शन फीस। जब भी ज़ोमैटो या अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई खरीदारी या बुकिंग होती है तो वे उस लेनदेन का एक छोटा सा हिस्सा कमीशन या सर्विस फीस के रूप में ले लेते हैं। आजकल यूपीआई ऐप्स जो रिचार्ज पर प्लेटफॉर्म फीस लगा रहे हैं वो भी इसी का एक सटीक उदाहरण है। तो अब तक हमने देखा कि इस बाजार में पैसा तो बहुत है, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। ये पैसा असल में जाता किसके पास है? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। ये स्लाइड एक बहुत बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती है। ऐप मार्केट के कुल रेवेन्यू का 95% हिस्सा सिर्फ टॉप 1% ऐप्स कमाते हैं। बाकी के 99% ऐप्स को बचे खुचे 5% हिस्से में ही गुजारा करना पड़ता है। मतलब ये सफलता हर किसी के लिए नहीं है, ये कुछ ही लोगों का खेल है। चलिए एक आम ऐप की कमाई का हिसाब किताब देखते हैं। मान लीजिए एक ऐप साल में $1180 कमाता है। इसमें से 15% तो ऐप स्टोर कमीशन में चला गया, फिर सर्वर और मेंटेनेंस का खर्चा भी निकाल दीजिए। अंत में हाथ में बचते हैं सिर्फ $800, जो महीने के लगभग $67 के बराबर है। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि आज के ज़माने में एक सफल ऐप बनाने के लिए या तो एक ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हो, या फिर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो जो ऐप को रातों रात वायरल कर दे। ओपन एआई का उदाहरण ही देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट से $10 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिलने के बाद भी ये कंपनी भारी घाटे में है। इन सब बातों को जानने के बाद अब हम अपने विश्लेषण के सबसे ज़रूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। ये जानते हुए कि इस बाजार में 99% ऐप्स के लिए सफल होना लगभग नामुमकिन है, एक नए ऐप को ऐसा क्या अनोखा करना होगा कि वो इन सभी मुश्किलों को पार कर सके? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या ये मुफ्त का मॉडल हमेशा के लिए चल सकता है? या फिर हमें एक ऐसे भविष्य की ओर देखना चाहिए जहां हम अपनी सर्विसेज के लिए सीधे पैसे दें, लेकिन बदले में अपनी प्राइवेसी और अपना ध्यान वापस पा लें? इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।